Welcome to all on the next learning session of the BSc first year Animal Diversity paper Unit 2. In the previous lecture हम लोगों ने स्टडी करा था सीलेंट ट्रेड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स भी लिए थे, राइट। उन एग्जाम्पल्स में हमने ये बोला था कि एक ये सीलेंट ट्रेड्स माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं लाइक हाइड्रा, और ये मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, राइट। वी कैन सी विद देम नेकेड आई विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। आपके कोर्स के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट पेपर है और उसके अंदर सेकेंड यूनिट के अंदर आपका ऑर्गेनिज्म है जो सीलेंट ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है, वो है ओबेलिया। क्या है? ओबेलिया। सो टुडे वी विल स्टडी ऑल अबाउट द ओबेलिया। ओबेलिया जेनिकुलेटा। ओबेलिया जेनिकुलेटा ऑफ कोर्स ये वाटर के अंदर पाया जाता है, राइट। लेकिन इसकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो होती है सेडेंटरी। क्या होती है? सेडेंटरी। सेडेंटरी का मतलब ये एक्टिव नहीं होते ज़्यादा, ये एक जगह के ऊपर रहते हैं, सिर्फ एक जगह के ऊपर अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं। जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो इनकी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स, पानी की धारा के थ्रू जो मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं, बाकी ये खुद से मूव नहीं कर सकते। ये सेसाइल होते हैं। क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं। जो ओबेलिया है वो क्या है? सेसाइल। अब ओबेलिया का जो कॉमन नेम है वो इस आधार पर पड़ा है कि ओबेलिया धागे के समान, फाइबर के समान संरचना होती है जो कि वाइटिश या ब्राउनिश नज़र आती है, यानी छोटे छोटे जो फर होते हैं, तंतु होते हैं, उनके समान। इसीलिए ओबेलिया को सी फर भी बोला जाता है। कॉमनली आपसे पूछा जाता है कि बताइए सी फर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ओबेलिया, ठीक है। ओबेलिया की खास बात यह है कि ये एक तो डीप वाटर्स में नहीं पाया जाता, ये शैलो वाटर्स में पाया जाता है और इसे ग्रो करने के लिए सबस्ट्रेटम की आवश्यकता होती है। ये सबस्ट्रेटम कोई भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है, कोई भी वनस्पति हो सकती है जो पानी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कोई भी खरपतवार हो सकती है जिसे हम सी वीड बोलते हैं, या किसी प्रकार के पत्थर, चट्टान, ये हो सकता है, ठीक है। कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, लॉग ऑफ वुड हो सकता है, उसके ऊपर ये आसानी से ग्रो कर लेते हैं। जिस पार्ट से ये ओबेलिया का स्ट्रक्चर है, ये अभी आपको बहुत मैंने इनलार्ज करके बनाया हुआ है जिससे आप आसानी से इसके स्ट्रक्चर को समझ सकें। ओबेलिया भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ठीक है। ओबेलिया इज डिप्लोब्लास्टिक। और इस सीलेंट ट्रेड की खास बात क्या है कि ये दो फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। एक फॉर्म होती है इसकी एसेक्सुअल फॉर्म, यानी अलैंगिक फॉर्म होती है जो कि बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, और दूसरी फॉर्म क्या होती है इसकी? सेक्सुअल फॉर्म। सेक्सुअल फॉर्म की इसकी पूरी लाइफ साइकिल है वो हम स्टडी करेंगे। सेक्सुअल फॉर्म को बोला जाता है मेड्यूसा। क्या बोला जाता है? मेड्यूसा, जो कि फ्री स्विमिंग होती है। और ख़ास बात यह है कि इस ओबेलिया की बॉडी के अंदर से ही, यानी ये इसकी एसेक्सुअल अवस्था है, जो मैंने डायग्राम बनाया है आपके सामने, वो ओबेलिया की कौन सी अवस्था है? एसेक्सुअल अवस्था। और इसे बोला जाता है पॉलिप। क्या बोला जाता है? पॉलिप, या एक और नाम हाइड्रेंथ। पॉलिप या हाइड्रेंथ। अब ऐसे ही नाम नहीं रखा गया है, नाम कुछ सोच समझ के रखा जाता है। पॉलिप, पॉलिप का मतलब आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से इसमें ये संरचना, नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जो एक नहीं मल्टीपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं नीचे, जैसे एक इंसान के बहुत सारे पैर। तो पॉलिप का मतलब होता है मैनी फुट, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पॉलिप। और इसकी जो बॉडी है वो हाइड्रा के समान होती है। हाइड्रा या सांप के जैसे सर्पिल होती है। हाइड्रा क्या है? एक सी सर्पेंट होता है, यानी समुद्र में पाए जाने वाला सर्प। तो हाइड्रा जिस तरीके से स्ट्रक्चर में होता है उसका स्ट्रक्चर ओबेलिया से मिलता है, क्योंकि दोनों सीलेंट ट्रेड्स हैं। इसीलिए इस फॉर्म को, हाइड्रा भी एसेक्सुअल फॉर्म है, इस फॉर्म को क्या बोला गया? हाइड्रेंथ, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि इसे पॉलिप क्यों बोला और पॉलिप को हाइड्रेंथ भी क्यों कहते हैं। वापस देख लीजिए, जो ये पॉलिप फॉर्म है ये ओबेलिया की ही फॉर्म है, और ओबेलिया आपको इस तरीके से दिखाई देता है एसेक्सुअल अवस्था में। कौन सी अवस्था? एसेक्सुअल, विच इज कॉल्ड एज पॉलिप, एंड पॉलिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेंथ। गॉट इट? अब अपन आगे चलते हैं, ओबेलिया के सिस्टमिक पोजिशन देखते हैं। ओबेलिया बिलोंग्स टू द फाइलम सीलेंट्रेटा, क्लास इज हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, जीनस एंड स्पीशीज। बताइए आप, आई एम हाइडिंग दिस, कैन यू गेस द जीनस एंड स्पीशीज? द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज itself depicts the genus and species. First name genus and second name species.
This type of nomenclature of organism given by the Linnaeus is called as binomial nomenclature. क्या कहते हैं इसे? द्विनाम पद्धति, जिसमें एक जीव के कितने नाम होते हैं? 2 नाम होते हैं, राइट? अब ये जो 2 नाम होते हैं, कई बार ये इसमें थर्ड नेम भी ऐड हो जाता है, वो क्या होता है? गेस क्या हो सकता है? जैसे जैसे आप वर्गीकी पढ़ते हैं, उस वर्गीकी के अंदर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप के अंदर क्या करा जाता है? कैटेगराइज करा जाता है अलग अलग। सब में पहले किंगडम एनिमेलिया में आ गए आप लोग। ऑफ कोर्स प्लांटे में नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास क्लोरोफिल नहीं है, आप स्वयंपोषी नहीं हो सकते हो, ठीक है? मैं एनिमेलिया जीव जात की बात कर रही हूँ, सभी प्रकार के जीव जात की बात कर रही हूँ। तो किंगडम में क्या आ गया? सारे के सारे जीव जात आ गए। किंगडम के बाद आप किस में आए? धीरे धीरे फाइलम के बाद आप किस में आए? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और सब में नीचे किसके अंदर आए आप? स्पीशीज, जाति आपको क्या बताती है? जाति क्या बताती है? जैसे जैसे आप ये विभिन्न जो वर्ग हैं आपके सामने, इन्हें बोला जाता है टैक्सा। क्या बोला जाता है? टैक्सा। ये आपके यूनिट 1 में भी काम में आएगा ये लेक्चर, ध्यान से देखिएगा। टैक्सा एक सिंगल ग्रुप को बोला, जी सारे ग्रुप्स हैं, इस सिंगल ग्रुप को बोला जाता है टैक्सोन। क्या बोला जाता है? टैक्सोन। और जितने भी वर्ग है, वर्ग का मतलब भी होता है टैक्सा, ठीक है? तो एक इसका कौन सा फॉर्म हो गया? बहुवचन। और एक इसका कौन सा फॉर्म हो गया? एक वचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन सिंगुलर एंड प्लूरल की बात आती है उसके बाद में, ये देखिए हर ग्रुप के अंदर जैसे आप नीचे सब में यूनिट, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज स्पीशीज। क्यों बोला जाता है स्पीशीज? इसको सिर्फ इसको क्यों नहीं बोला जाता किंगडम को या फाइलम को? क्यों नहीं बोला जाता? स्पीशीज़ में वो जीव आते हैं जो समान मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, रिप्रोडक्टिव, एवरीथिंग, जिसमें सारा कुछ समान होता है। द सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कैरेक्टराइज्ड अंडर दी स्पीशीज। जैसे होमोसेपियंस, जैसे अमीबा, प्रोटियस। तो प्रोटियस में अमीबा की एक ही जाति आएगी, दूसरी जाति नहीं आएगी। जैसे प्लाज्मोडियम की 4 अलग अलग जातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपियम, प्लाज्मोडियम ओवेल, जो आपके कोर्स के अंदर भी है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। स्पीशीज़ जहाँ आती है वहाँ पर ऑर्गेनिज्म सिमिलर हो जाते हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी इंडेक्स उनका इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएं, क्योंकि किंगडम क्या है हमारा? एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के अंदर तो हर प्रकार के जंतु आ गए ना, तो क्या आप हर प्रकार के जंतु में सिमिलैरिटी घोषित कर सकते हैं? ज़्यादा नहीं। यानी जो वर्गीकरण होता है वो ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से कैटेगराइज करता है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी। और बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट क्या कहता है? कि सिर्फ वो स्पीशीज़ में काउंट होते हैं, वो जीव स्पीशीज़ में काउंट होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। और अगर करते हैं तो उनसे जो उत्पन्न ऑर्गेनिज्म होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, वो बंध होता है, यानी इनफर्टाइल। या तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर वो प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या होगा? इनफर्टाइल। उसकी जीवन क्षमता कम होगी, अपेक्षाकृत जनकों के, पेरेंट्स के अपेक्षाकृत कम होगी, विगर कम होगा, ओज कम होगा। इसीलिए स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच कैन इंटरब्रीड, राइट? इट इज़ द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। याद रखिए, ये आपके एमएससी में भी काम आएगा। तो ऑर्गेनिज्म को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। और सब में ज़्यादा सिमिलैरिटी कौन से टैक्सा में पाई जाती है? स्पीशीज़। किसके अंदर? स्पीशीज़। तो आपको समझ में आया इतना जनरल आइडिया? ये जनरल आपके यूनिट 1 में भी काम में आएगा। नाउ नेक्स्ट कम टू दी स्ट्रक्चर ऑफ दी ओबिलिया। ओबिलिया का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको क्यों इस पर स्ट्रेस दे रही हूँ, मैं ओबिलिया में आपको डायरेक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस पढ़ा के कंप्लीट करती हूँ? नहीं। ओबिलिया का स्ट्रक्चर अगर आपको लर्न है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, अगर आप सारा लर्न करते हैं तो आप आगे उसकी लाइफ साइकिल भी बता सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट इज़ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, व्हाट इज़ मेटाजेनेसिस। ये सारा का सारा आइडिया आपको एकमात्र इस स्ट्रक्चर के अंदर पता लग जाएगा। तो देखते हैं ओबिलिया की कौन सी फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं आज अपन? पॉलिप, जो कि जड़ है, चलायमान नहीं है।
जो कि सबस्ट्रेटम, अलग अलग प्रकार के सबस्ट्रेटम के ऊपर आके अटैच हो जाती है। जिस पार्ट से ओबिलिया अटैच होता है उसे बोला जाता है हाइड्रोराइजा। राइजा का मतलब जड़, राइजा कल भी मैंने बताया था, राइजोइड्स। तो हाइड्रोराइजा, दिस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो कि नीचे से शाखित होता है और सबस्ट्रेटम के ऊपर जुड़ता है, जड़ के समान अटैच होता है, उसे क्या वर्ड दिया अपन ने, हाइड्रोराइजा। अब ओबिलिया वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ग्रो करता है ऊपर की साइड, तो उस पार्ट को बोला जाता है हाइड्रोकॉलस या हाइड्रोकैलस। क्या बोला जाता है, हाइड्रोकैलस। मैं कई बार इसको हाइड्रोस्टाइल भी नाम देती हूँ, ठीक है, हाइड्रोकैलस। तो दिस इज दी बेसल पार्ट, आधारीय भाग जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ता है उसे बोला जाता है हाइड्रोराइजा। और जो ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, जो फ्री एंड होता है इसका, ये कौन सा एंड हो गया, अटैच्ड, यानी हाइड्रोराइजा इज दी अटैच्ड एंड, ठीक है। और जो ऊपर वाला सिरा है इसका, वो इसका कहलाता है फ्री एंड, और इसका फ्री एंड ही हेल्प करता है इसके न्यूट्रिशन में, इसके डिफेंस सिस्टम में, इसके रिप्रोडक्शन में, ठीक है। कैसे, हम देखते हैं। ओबिलिया के स्ट्रक्चर में खास बात ये होती है, इसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को हमने क्या बोला है यहाँ पर, पेरिसार्क। जो पेरिसार्क होती है वो नॉन लिविंग होती है, वो सिर्फ एक काइटिनस मटेरियल की कवरिंग होती है जो अंदर की लेयर्स को या ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, पेरिसार्क, ठीक है। पेरी मतलब परिधि पर उपस्थित होने वाली, आस्तरित करने वाली लेयर। ये वो लेयर है जो अंदर की लेयर को या अंदर पाए जाने वाले डेलिकेट ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, एक ढांचे के समान कार्य करती है, एक्सोस्केलेटन के समान कार्य करती है, बाह्य कंकाल के समान। ओके, चलिए, इसको बोलते हैं पेरिसार्क। अब इसकी जो लिविंग लेयर्स हैं, मैंने क्या बोला था, ये कौन से जीव होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। कौन से होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेयर्स, जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। इसकी एंडोडर्म, जो इसकी एक्टोडर्म है और एंडोडर्म, इनके बीच में जिलेटिनस जेली लाइक सब्सटेंस इज फिल्ड विच इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया। यानी मीजोडर्म इज नॉट डेवलप्ड, वो किस फॉर्म में होती है, जेली के सदृश क्लियर संरचना होती है, उसको बोलते हैं अपन मीजोग्लिया। इसकी जो एंडोडर्म की लाइनिंग होती है, ये तीनों चीज़ मिलकर, ध्यान से देखिए, सीनोसार्क बनाती है। क्या बनाती है, सीनोसार्क। अब आप डायग्राम में देखेंगे, ये तो आउटर लेयर पेरिसार्क, जिसके अंदर मेन ओबिलिया की बॉडी एनक्लोज्ड है, बंद है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और जो ये अंदर वाली लेयर है, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। ये पूरी, मैंने इसको देखो डबल लाइनिंग कर रखी है हर जगह, कुछ जगह आपको दिखाने के लिए छोड़ा। दिस इनर लेयर इज कॉल्ड सीनोसार्क विच इज लिविंग। और ये सीनोसार्क की जो इंटरनल लेयर है, एंडोडर्म वाली जो लेयर है, वो इसकी गैस्ट्रिक कैविटी के साथ लाइन होती है, गैस्ट्रिक कैविटी के साथ कंटिन्यू करती है उसके साथ में, इसलिए समटाइम्स एंडोडर्म इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोडर्म, जो कि वो गैस्ट्रिक कैविटी को लाइन करती है। सीलेंट्रॉन, यही नाम बोला था हमने, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके मेन स्ट्रक्चर पर। बेसल पार्ट पढ़ लिया, वर्टिकल ग्रोथ पार्ट के ऊपर आ गए। उसके बाद में हमने इसके लेयर्स के बारे में स्टडी करी कि आउटर लेयर पेरिसार्क, और जो इनर मेन लेयर होती है जो इसकी एक्टो, एंडो और मीजो बनाती है, इट इज़ कॉल्ड एज सीनोसार्क, जो कि लिविंग टिश्यू कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, ये आपको कल भी मैंने बताया था, इन रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आराम से मूव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं, शाफ्ट। ठीक है, इस शाफ्ट की सहायता से ही ये जो इसका कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस क्या कर सकता है, मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। अदरवाइज जो ओबिलिया है वो मूव नहीं कर सकता। ओनली द मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस पार्ट ओनली, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब यहाँ से चलते हैं, इसमें खास बात ये है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ और आप लिखते जाइए डायग्राम के साथ साथ में। इसकी जो पॉलिप फॉर्म होती है, ये ओबिलिया है, ओबिलिया की कॉलोनी है और उसको बोलते हैं अपन पॉलिप, ठीक है, ओबिलिया की कॉलोनी को बोलते हैं पॉलिप।
और ये जो कॉलोनी है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल है और यहाँ पे क्या निकल रही है, टेंटिकल्स बाहर की साइड है। यहाँ पर देखिए जो टेंटिकल्स है वो अंदर की साइड है, ये रे टेंटिकल्स बाहर नहीं निकले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ना तो टेंटिकल्स है, दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर टेंटिकल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंदर कुछ बर्ड्स डेवलप हो रही है, यानी एक ही कॉलोनी के अंदर विभिन्न विभिन्न रूप पाए जाते हैं, इसलिए इसकी कॉलोनी कहलाती है पॉलीमॉर्फिक। क्या कहलाती है? पॉलीमॉर्फिक, अर्थात बहुरूपी। अब बहुरूपी कैसे? क्योंकि इसके ऊपर पाए जाते हैं जीवक। क्या पाए जाते हैं? जीवक। जीवक को इंग्लिश में बोला जाता है ज़ोइड्स। ये मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। क्या बोलते हैं? ज़ोइड्स। सर्वप्रथम जो कॉलोनी होती है ओबिलिया की वो होती है डायमॉर्फिक। क्या होती है? डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक अर्थात इसके अंदर दो रूप अलग अलग पॉलिप के पाए जाएंगे। कौन से? एक तो जो ओबिलिया की कॉलोनी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस प्रकार के जीवक को बोलते हैं पोषक जीवक। क्या बोलते हैं? पोषक जीवक। या इंग्लिश में बात करें तो न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स या ट्रोफिक ज़ोइड्स, जो कि ओबिलिया की कॉलोनी को क्या प्रदान करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। ओबिलिया कार्निवोरस है। क्या है? कार्निवोरस। व्हाट डू यू मीन बाय कार्निवोरस? कार्निवोरस को क्या बोलते हो आप? मांसाहारी, यानी ये नीमेटोड्स, वॉर्म्स या छोटे जीवों के ऊपर फीड करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे इसकी पॉलिप है, चाहे इसकी फ्री स्विमिंग मेड्यूसा फॉर्म है, चाहे लैंगिक हो चाहे अलैंगिक फॉर्म हो, दोनों की दोनों क्या होती है? कार्निवोरस, ठीक है, जो कि दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करती है अपने पोषण के लिए। अब डायमॉर्फिक कॉलोनी, डाय का अर्थ दो, एक ही कॉलोनी के अंदर दो प्रकार के जीवक पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? डायमॉर्फिक। पहले फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी? न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स की। न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स के अंदर कौन से आए? उसे बोला जाता है हाइड्रंथ। क्या बोला जाता है? हाइड्रंथ। ये पार्ट आप देखिए, इस पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? माउथ। मतलब हाइड्रंथ के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि एक ओबिलिया की कॉलोनी को पोषक ज़ोइड्स बनाती हैं या न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स बनाती हैं। कैसे? यहाँ पर इसका माउथ है, माउथ के नीचे एपिकल टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है माउथ, मुख, उसके नीचे होता है हाइपोस्टोम, उपमुखीय हिस्सा, माउथ के नीचे हाइपोस्टोम, और इसकी जो कवरिंग है बाहर उसको बोला जाता है हाइड्रोथीका। क्या बोला जाता है? थीका मतलब पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर, किसी प्रकार का आवरण, ठीक है। तो हाइड्रोथीका, हाइपोस्टोम एंड माउथ, ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रेंथ। क्या बनाते हैं? हाइड्रेंथ। और ये जो हाइड्रेंथ है, ये पॉलीपॉइड फॉर्म जो हाइड्रेंथ की है वो क्या कहलाती है? न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स। क्या कहलाती है? न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स, ठीक है। दूसरा जो कि इसके जनन में कार्य आता है वो इसका कहलाता है रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स। क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स। उसे हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोस्टाइल। चलिए डायग्राम में देखते हैं। यू कैन सी दिस पार्ट, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार की टेंटिकल्स मौजूद नहीं है, वही बाहर पेरिसार्क है और अंदर सीनोसार्क। ये स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा, ये लेयर्स हैं, ये एज इट इज़ हर पार्ट में पाई जाएगी, ठीक है। जहाँ पर पेरिसार्क थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होकर, इलोंगेट होकर कवचनुमा स्ट्रक्चर बनाता है उसको थीका बोल देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला हाइड्रोथीका, ठीक है। This is your blastostyle. Let me make it more correct. ये ब्लास्टोस्टाइल की स्टॉक है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल। जो भी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम स्टाइल बोलते हैं। और इसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रही है? बर्ड्स, यानी अलैंगिक बॉडी के अंदर से लैंगिक बॉडी का जनन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए सर्वप्रथम इस वाले ऊपर एपिकल पार्ट को क्या बोला गया? गोनोकोर। ये न्यूट्रिटिव ज़ोइड नहीं है, अर्थात ये ओबिलिया की कॉलोनी को पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है।
गोनोपोर, गोनोपोर इज कवर्ड बाय गोनोथिका और इसके अंदर है ब्लास्टोस्टाइल जिसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स डेवलप हो रही है। अभी मैं नाम बताऊंगी उन बर्ड्स का। तो दूसरी फॉर्म क्या हो गई इसकी, ब्लास्टोस्टाइल, यानी कॉलोनी क्या हो गई, डायमॉर्फिक। क्या हो गई, डायमॉर्फिक। थर्ड, अब कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक कब होगी, यानी कोई तीसरा रूप भी इसमें से निकलेगा। ट्राइमॉर्फिक, त्रिरूपी। दो रूप मैंने आपको बता दिए, एक तो पोषक, देखिए पोषक के यहाँ पर किसी भी प्रकार का गोनोपोर प्रेजेंट नहीं है। पोषक है इसलिए इसके अपर्चर को, इन छिद्रों को क्या बोला जाता है, माउथ। क्या बोला जाता है, माउथ। और जो प्रजनन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में, वो क्या बोलते हैं उसे, गोनोपोर। क्या बोलते हैं, गोनोपोर। गोनोपोर ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो क्या कहलाता है, गोनेंजियम। गोनोपोर, गोनोथिका और ब्लास्टोस्टाइल ये तीनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, गोनेंजियम, जो कि रिप्रोडक्टिव बॉडीज को बनाने में हेल्प करता है। कॉलोनी त्रिरूपी ओबिलिया की कब होगी, जब इसमें एक और फॉर्मेशन होगी, एक और जीवक की फॉर्मेशन होगी और उस जीवक का नाम है, मैं लिख देती हूँ, देखिए फर्स्ट, सेकंड, मैं थर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ। एनी आइडिया, मैं बता चुकी हूँ क्लास में पहले भी। एक तो होती है एसेक्सुअल फॉर्म जिसका डायग्राम आपके सामने है, और एक होती है कौन सी फॉर्म, सेक्सुअल फॉर्म, जो कि जड़ नहीं होती, एक्टिव होती है, फ्री स्विमिंग होती है जी, उसे बोला जाता है मेड्यूसा। क्या बोला जाता है, मेड्यूसा। ये एक छत्रक के समान संरचना होती है इस तरीके से। ये अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, अभी सिर्फ ये आप देख लीजिए। अम्ब्रेला, छाता देखा है ना, छाते के समान इसकी संरचना होती है। ये आसानी से स्विम कर सकता है। अब ये कहाँ पे बन रही है, ये जो बर्ड्स मैंने आपको बोली, ये बर्ड्स ही क्या है, मेड्यूसा की बर्ड्स, लेकिन अभी तक ये परिपक्व नहीं हुई है। मेड्यूसा के अंदर सेक्सुअली मैच्योर्ड गोनेड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गोनेड्स। और जो गोनेड्स की शेप होती है वो हॉर्स शो शेप्ड होती है। कौन सी शेप के होते हैं, घोड़े की नाल के समान। ये देखो मैंने अभी भी बनाया इस तरीके से मुड़ा हुआ, घोड़े की नाल के समान गोनेड्स इसके छत्रक के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये फॉर्म बिल्कुल अलग फॉर्म है, वो इसकी सेक्सुअल अवस्था है। लेकिन ये कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है इसके ब्लास्टोस्टाइल से, जिस पे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसे ही मेड्यूसा डेवलप हो जाती है, मैं मैच्योर नहीं कह रही हूँ, मैच्योरेशन इनका इस पोर्शन से, गोनोपोर से निकलने के बाद होता है आउटसाइड इन दी वाटर। तो यहाँ से ये जो मेड्यूसा है, छोटी छोटी मेड्यूसा निकलती है बाहर, ठीक है, इसी बॉडी से। यानी एक कॉलोनी के अंदर, एक ओबिलिया की कॉलोनी के अंदर कितने रूप हो गए, 3 रूप हो गए। पहला रूप इसका पोषक जीवक कहलाता है, न्यूट्रिटिव। दूसरा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव कहलाता है। और तीसरा रिप्रोडक्टिव में एसेक्सुअल बडिंग हो रही है, ठीक है, कौन सी हो रही है, एसेक्सुअल बडिंग। और तीसरा क्या कहलाता है, जब उसके अंदर से सेक्सुअल जूइड बनता है, मेड्यूसा। तो कॉलोनी क्या हो गई, 1 2 3 ट्राइमॉर्फिक। गॉट इट, आई होप इतना आपको डायग्रामेटिकली समझ में आया होगा, ठीक है। इस पार्ट को बोला गया गोनेंजियम और इस पार्ट को क्या बोला गया, हाइड्रंथ, ठीक है। ये हो गई जीवक की बात। चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात आगे अपन करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ये डायग्राम बना देती हूँ वापस। इसमें से क्या निकल रही है, टेंटिकल्स। क्या निकल रहे हैं, टेंटिकल्स, यानी जो कॉलोनी के एपिकल एंड्स होते हैं, या इसको आपकी बुक में इस तरीके से दे रखा है डिस्टल एंड। कौन सा, डिस्टल एंड। 2 वर्ड होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो होता है प्रॉक्सिमल, पास वाला, और जब दूर जाते जाते हैं डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, दूरस्थ सिरा। ये निकटस्थ और ये दूरस्थ सिरा, डिस्टेंस, दूर। समझ में आ गया। तो इसके जब मैं डिस्टल एंड की बात करूं तो इसके माउथ के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स। अब टेंटिकल्स का कार्य क्या होगा, टेंटिकल्स का कार्य होता है फीडिंग या डिफेंस, यानी कॉलोनी खुद के बचाव के लिए टेंटिकल्स का उपयोग करती है। कैसे, टेंटिकल्स के अंदर, जो कि खास बात है किसकी, सिलेंट्रेट्स की। मैंने कल भी पढ़ाया था
कि सिलेंट्रेटा के संघ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं जो एक प्रकार की सिक्रेटरी ऑर्गेनेली होती है, उसके अंदर एक टॉक्सिन भरा हुआ रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट। क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट, ठीक है, या नाइडोसाइट्स, एक ही बात है। नाइडेरिया सिलेंट्रेटा, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा था नाइडेरिया। ये मैं पूरा कल डिस्कस कर चुकी हूँ कि निमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर कैप्सूल नुमा होता है जो धागे से अंदर जुड़ा हुआ रहता है, जिसे लासो बोलते हैं, और इसके ऊपर होता है एक धागे नुमा संरचना जो कि बिना किसी उद्दीपन के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में पाई जाती है। जब इसका नाइडोसिल एक क्या होता है? कांटेनुमा संरचना होता है। जब उसका स्टिमुलस होता है किसी भी शिकारी के कारण, ठीक है, या अपने आप को बचाने के लिए किसी भी तरीके से अगर उसमें कुछ पार्ट टच हो जाता है तो पूरा का पूरा अंदर जो कॉइल्ड थ्रेड होता है जिसके अंदर क्या भरा रहता है? न्यूरोटॉक्सिन। क्या भरा रहता है? जो कि प्रोटीन और फिनॉल का मिलके बना हुआ होता है। वो शिकार को बेहोश करने के काम में आता है और क्या करने के काम में आएगा? उसको बॉडी के अंदर इंगल्फ करने के काम में आएगा। यानी टेंटिकल्स का रोल क्या हो गया? टेंटिकल्स का रोल हो गया उसके डिफेंस के अंदर और उसके फीडिंग के अंदर, ठीक है। अब खास बात ये होती है, जैसा कि इस डायग्राम में आप डिफरेंट स्ट्रक्चर देख रखे होंगे, यहाँ पे जो टेंटिकल्स निकल रहे हैं वो बाहर की साइड है, बट एक कैप्सूल इस तरीके का भी है, एक हाइड्रेंथ इस तरीके का भी है, जहाँ पर ये टेंटिकल्स अंदर की तरफ रिट्रैक्ट कर लिए गए हैं, यानी वापस इनको अंदर की तरफ खींच लिया गया। यानी जब आवश्यकता होती है तो ये टेंटिकल्स बाहर की साइड इजेक्ट आउट भी हो जाते हैं और अंदर की साइड वापस खींच लिए भी जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिट्रैक्शन, यानी पीछे खींच लिए गए, या कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गए? ये पूरे के पूरे देखो लिखा हुआ है मैंने, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब अंदर की तरफ ये पूरी तरीके से संकुचित होकर आ गए, और जब बाहर निकलते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाते हैं, फुल्ली फॉर्म में आ जाता है इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इनका स्ट्रक्चर कुछ फ्लैजिला के समान होता है, उसी प्रकार के प्रोटीन का बना हुआ होता है, लेकिन खास बात ये होती है इसके एपिडर्मिस और टेंटिकल्स में कि इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं? हिंदी में बोला जाता है दंश कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? स्टिंगिंग सेल्स, जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सिलेंट्रॉन का, और उसे क्या बोलते हैं अपन? निमेटोसिस्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसकी मैं बात करती हूँ डाइजेशन की। किसकी बात करती हूँ? डाइजेशन की। पहले एक चीज़ देख लीजिए डाइजेशन से पहले, इस एक ओबेलिया की पूरी कॉलोनी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ये एसेक्सुअल फॉर्म है, और इसी फॉर्म में से क्या निकल रही है? सेक्सुअल फॉर्म, यानी पॉलिप इज कन्वर्टेड इनटू मेड्यूसा। ये मेड्यूसा अभी परिपक्व नहीं है, बाहर की वाटर के अंदर ही ये परिपक्व होती है। और ये जो मेड्यूसा होती है, ध्यान रखिए, ये मेल मेड्यूसा और फीमेल मेड्यूसा दोनों, मेल एंड फीमेल मेड्यूसा दोनों अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल मेड्यूसा, ठीक है। गैमीट्स रिलीज होते हैं, स्पर्म एंड इधर एग्स। ये ध्यान रखें, स्पर्म्स ओनली कैन मूव, सिर्फ स्पर्म्स रिलीज होंगे रेडियल कैनाल से होते हुए बाहर। और दूसरा मेड्यूसा जो कि क्या है? फीमेल मेड्यूसा, इसमें एग्स कहाँ पर अटैच पाए जाते हैं? जो इसकी आर्म्स होती है इस तरीके से, मेड्यूसा जो ये स्ट्रक्चर है, ये इसके जो रेडियल कैनाल्स इस तरीके से निकले हुए होते हैं, 5 रेडियल कैनाल्स, और जहाँ पर गोनेड्स अटैच होते हैं, यहाँ पर ये इसके रेडियल कैनाल्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं आगे, क्योंकि अगर एग भी रिलीज़ हो जाएगा तो मेल गैमीट स्पर्म को एग को फाइंड आउट करने में क्या होगी? बहुत मुश्किल होगी या नहीं हो पाएगा निषेचन। तो उसके लिए सिर्फ स्पर्म रिलीज़ होते हैं, एग रिलीज़ नहीं होते, यानी एग सराउंडिंग वाटर में नहीं जाते। कभी कभी ओकेजनली ऐसा हो सकता है, बट मोस्टली कैसा होता है कि sperms are released outside in the surrounding water and it finds its way to find the ova in the radial canals, ठीक है। इसके मस्कुलर सिस्टम की बात हम करते हैं, यानी इसमें किस प्रकार की मसल्स पाई जाएंगी? इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी पाई जाएंगी और सर्कुलर मसल्स भी पाई जाएंगी। अब इसको आप देख के बता सकते हैं ये कौन सी सिमेट्री का होगा? नो,
इसकी जो सिमेट्री है वो एसिमेट्रिक है, जो इसकी पॉलीफॉर्म है, ठीक है। लेकिन जो इसकी मेड्यूसा फॉर्म है, जो कि इधर से कॉन्वेक्स, कॉन्केव और छत्रक के समान है,